तो एटम में पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, मोस्ट of the mass of the atom and all its positive charge are concentrated in a tiny nucleus and electron revolve around it. रदरफोर्ड का मॉडल इसे बोलते हैं क्या? सही बोल रहा है क्या? ऐसा होता है, हाँ या ना? हाँ ठीक बोल रहे हैं. न्यूक्लियस रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल पे मार मार के तो यही तो चेक किया था कि टाइनी न्यूक्लियस होता है अंदर. ठीक है. नंबर 2 स्टेटमेंट है, एन एटम इज अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन. क्या बात कर रहा है यार? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पॉजिटिव अंदर होता है. ये उल्टा बोल रहा है, गलत है स्टेटमेंट. 1 राइट है, 2 रॉन्ग है. नेक्स्ट. तो नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो. ये तो मुझे केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है, तो केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया. बोलो. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सी ए, रदरफोर्ड मॉडल कोलैप्स. इनिशियली ऐसा माना गया था कि कोलैप्स हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. सी, सी है. नेक्स्ट. रदरफोर्ड के ऊपर बहुत लाइन लगी पड़ी है यार. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फिर से आ गया. तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल है. आपको प्लॉट करना है, वाई का मतलब नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं. तो मैं ये तो बात, मेरे को लगता है इसका आंसर ए ही है इसका, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है पाई हो जाता है, तो वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल घटते जाएंगे. तो इसका आंसर ए है. नेक्स्ट. क्या क्वेश्चन है? एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर bombards a heavy nuclear target of charge ZD. कह रहे then the distance of closest approach for alpha nucleus is proportional to what? C चेक करें. हाँ C है. ये किया था हमने कि हैवी न्यूक्लियस ZD है, तो कॉन्सेप्ट क्या था? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ZD अल्फा पार्टिकल है तो 2E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो ऑब्वियसली यार फिर ये मास तो नीचे आ जाएगा, 1/m हो जाएगा, तो 1/m के साथ जाएगा. राइट. तो आंसर इसका सी ही है. नेक्स्ट. अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री. ठीक है. बाय अ फिक्स यूरेनियम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? तो मतलब बिल्कुल टारगेट लाइन पे आता है, हेड ऑन कोलिजन करके वापस जाने की कोशिश करता है. तो इसके अंदर अल्फा पार्टिकल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बिल्कुल ही. तो क्या करेंगे इसमें, जो काइनेटिक एनर्जी है 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज 1/4πε0. और यूरेनियम न्यूक्लियस है, इसका जेड क्या होता है यूरेनियम का? नंबर 1 श्योर न्यू क्या होता है भाई इसका? फिर Z 92 92 92 92 फिर 92 फिर 92E करना पड़ेगा, और दूसरा अल्फा पार्टिकल 2E/r, तो आर की वैल्यू आएगी. मतलब आपको ये भी याद करना पड़ेगा यूरेनियम का 92. ये मैं आपके सामने ही है, तो दिया ही नहीं उसने. ठीक है, ऐसे तो कुछ भी पीरियोडिक पूछ लेगा. चलो कोई बात नहीं. ध्यान देखो, हमने कितने क्वेश्चन किए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया. यूरेनियम का 92 याद ही नहीं आया. नेक्स्ट.
इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू गिवन है, इफ द टारगेट न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल तो निकल आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकाल ही लोगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, तो इक्वेट कर लेना, तो पोटेंशियल और काइनेटिक को इक्वेट करके वी की वैल्यू निकाल लेना, आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज तो क्वेश्चन ठीक है। रूट D1 and रूट D2 are the impact parameter corresponding to scattering angles of 60 and 90। अब इम्पैक्ट पैरामीटर याद कर, उसका भी फॉर्मूला याद कर, यूज करवाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर का। When alpha particle is approaching a gold nucleus, for D1 is equal to x, D2 the value of x क्या है। अब तुम्हें ना इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। स्कैटरिंग एंगल अगर थीटा है तो याद करो इम्पैक्ट पैरामीटर कॉट थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉर्मूला तो मेरे को भी याद नहीं है पर आपको याद करना पड़ेगा, कॉट थीटा पक्का याद है। तो रूट D1 डिस्टेंस है तो कॉट थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो पहली बार जो एंगल है रादर थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल याद आ रहा है, थीटा बाई 2 होता है, थीटा बाई 2, स्कैटरिंग एंगल अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल है, तो अगर एंगल 60 है तो 30 हो जाएगा, 90 है तो 45, तो यहाँ से स्क्वायरिंग वाला करके D1 D2 में रिलेशन आएगा। ठीक, तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, NH/2 नाम क्या बोलते हैं इसे, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, जब मोमेंट ऑफ वर्ड यूज करते हैं तो रोटेशनल मोशन चालू हो जाता है, तो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट इज एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम एल, एल बताना है NH/2π, सही, तो एन की जगह 4 पुट कर देना, 4h/2π। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन अ सर्कल अराउंड अ न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज Ze, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और इसके ऊपर चार्ज कितना है Ze, तो रिलेशन बताना है टोटल एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। ये तो आपके केमिस्ट्री के अंदर सिखाते हैं, ई का, पोटेंशियल का, काइनेटिक का, क्या आंसर है, हाँ, किसके साथ जाना चाहोगे बोलो, बी सर। बी के साथ जाओगे, टोटल एनर्जी ट्वाइस हो जाएगी, टोटल एनर्जी में नीचे हाफ आता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी है, 2E, मैंने बोला टोटल एनर्जी में हाफ आता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनर्जी की इक्वल आएगा पोटेंशियल। देखो ना, जो एनर्जी E है उसके अंदर क्या आता है, नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू आती थी, हमने किया भी था एनसीईआरटी में टोटल एनर्जी और पोटेंशियल काइनेटिक का, मेरे को याद है आज मैं सेटेलाइट पे भी किया था अभी एटम्स में, उसमें डिनोमिनेटर में हाफ आता है टोटल में और पोटेंशियल में हाफ नहीं आता, तो ये याद रखना है, जो टोटल एनर्जी है हाफ ऑफ 2। तो नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या, NH/2π, और हाइड्रोजन एटम की अगर आप बात करते हो तो अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ना ये जो कॉन्सेप्ट है वो एल आर की फॉर्म में बताना है कि आर के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एन और आर का रिलेटेड को, इसमें एच को तो कुछ कर नहीं सकते, 2π को कुछ कर नहीं सकते, तो एन का और आर का रिलेशन निकालते हैं, तो एन और आर का अगर रिलेशन निकालें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, किया भी था हमने उसमें बुकलेट में, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर एन जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर है, इसको छोड़ दें, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर है, तो यहाँ पुट कर दें एन की जगह रूट आर, 12 प्रोपोर्शनल टू रूट आर है, ऐसे, ठीक है। रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा,
तो रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, क्या आंसर है? सी, नहीं बी है इसका आंसर, बी आ रहा है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होती है? जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई कब होती है? जब एनर्जी हाई होती है। एनर्जी हाई कब होती है? जब इन्फिनिटी से 1 पे आके लैम्डा सीरीज में गिरेगा। तो पहले आप लैम्डा निकाल लो इन्फिनिटी और 1 का, फिर आप निकाल लो बाल्मर सीरीज का इन्फिनिटी और 2 का। तो लैम्डा की रेशियो आ गई, और आपको यही तो निकालना है, आपको निकालना है वेवलेंथ की रेशियो निकालनी है। तो लैम्डा की लैमन और बाल्मर की रेशियो निकाल लेना, आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक? अब अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पास्चन सीरीज क्या है? अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, एनर्जी सबसे कम से कम होनी चाहिए, तो ट्रांजिशन बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखो तो इसमें लगाओ 1/λ का फॉर्मूला। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी? देखो पास्चन सीरीज है, लैंड तो वो 3 पे करेगा, इन्फिनिटी से मत कराना, 4 से करवा देना बस, मिनिमम तो 4 से 3 ही होगी। तो एक 3 लो एक 4 लो, सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेना, आंसर सही है। तो क्या करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में खड़ा हूँ मैं। पी आ रहा है, देखें, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन एन एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले आप इसमें एन निकाल लो। तो ई इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर से एन आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो ये लो पता ही है 10.2 तो एन इज इक्वल टू 2 पे निकलता है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो इसमें अब क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है? एन इंटू एन माइनस 1/2, आंसर। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट टू एमिट रेडिएशन इन बाल्मर सीरीज क्या होगा? अब मिनिमम एनर्जी निकालनी है बाल्मर सीरीज की। बाल्मर को लैंड कहाँ पे करना है? 1 पे, और कहाँ से? 3 से। तो एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, एक 1 का और एक 3 का, -13.6 बाय एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, एक बार एन इक्वल टू 1 का और 3 का, आंसर निकाल लेना। गलत करा है इसने। सही नहीं किया। बाल्मर सीरीज कहाँ पर लैंड? लाइमैन का कर दिया इसने, बार्मर का नहीं है। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो इसमें ग्राउंड स्टेट टू एमिट रेडिएशन बाल्मर सीरीज है, सही है। तो बाल्मर सीरीज में क्या करेंगे? एन को 2, हाँ 2, एन इज इक्वल टू 2 लेंगे, और कहाँ से लैंड करवाएंगे? 3 से 2। 3 से 2 कराएंगे, क्योंकि 1 पे तो हो नहीं पाएगा ना, गलत हो गया ना। ठीक कह रहा है वो, क्योंकि जो बाल्मर सीरीज़ है उसको लैंडिंग तो एन इज इक्वल टू 2 पे इसके नीचे जाएगा ही ना बाल्मर सीरीज़। तो मिनिमम ट्रांजिशन 3 से 2 का होगा ना। तो ठीक है, इसका आंसर सही कर लेना, निकाल लेना। ठीक कह रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो 3 और 2 की ट्रांजिशन निकालना, तो 1 पे जाएगा नहीं है। ग्राउंड स्टेट के अंदर इसमें क्या गिवन है?
प्लीज़ आंसर निकालना। सर उसने सही करा है वो ग्राउंड वही से। ग्राउंड स्टेट है भाई, ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है इसमें, ग्राउंड स्टेट लिखा है, ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू वन ही है, ठीक किया इसने। क्योंकि ये नहीं पढ़ा मैंने ग्राउंड स्टेट, मुझे लगा कि बाल्मर सीरीज की मिनिमम एनर्जी निकालनी है, तो ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू वन, सही किया उसने। तो ग्राउंड स्टेट एन इज इक्वल टू वन है, और बाल्मर सीरीज जो है मिनिमम रेडिएशन उसको निकालनी है। बाल्मर सीरीज में तो वन और थ्री, क्योंकि ट्रांजिशन जो होगी इसमें क्या करेगा, बाल्मर सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम कहाँ से, थ्री। तो ग्राउंड स्टेट का मीन्स लिखा भी उसने एन इज इक्वल टू वन, तो ग्राउंड स्टेट वन है, तो एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट इसके इक्वल है, तो ग्राउंड स्टेट के साथ करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग रहा था वैसे कि मिनिमम ट्रांजिशन होगी तो वो तीन और दो की करेगा, पर क्योंकि उसने ग्राउंड स्टेट लिखा तो एन इक्वल टू वन को कंसिडर करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट, रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोहर्स एटम इज आर। रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगा? ठीक है, तो कितना ए आर है, इसका आंसर ए आर है। तो आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन का स्क्वायर है। तो ठीक है, एक बार तीन है एक बार चार है, वहाँ से 16 और 9 ही आंसर आना है, बात ही खत्म। नेक्स्ट है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में क्या निकालना है, काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक पोटेंशियल के बीच में वो रिलेशन भी तो किए थे हमने, वो हाफ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, एन इक्वल टू 5 है 3 है, क्या फर्क पड़ता है। तो टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल का, काइनेटिक का सीधा आंसर हाफ ही हो जाएगा, बात ही खत्म। तो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनथ बोहर ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मोमेंटम। ये क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंटम? किया तो था वो मैग्नेटिज्म में, बोहर मैग्नेट्रॉन नहीं होता था जैसे, मैग्नेटिक मोमेंटम कैपिटल एम। तो इलेक्ट्रॉन का वो कह रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कैपिटल एम को म्यू एन से, म्यू से रिप्रेजेंट, कोई बात नहीं, कैपिटल एम और म्यू ए की बात है, म्यू एन है। तो म्यू एन के साथ कैसे रिलेटेड है ये क्वेश्चन है। तो एक्स की पावर क्या होगी? तो इसमें फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो म्यू का फॉर्मूला इसके इक्वल था, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये चैप्टर तुम रेफर कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम के लिए, मैग्नेटिक अफेक्ट वाला, मैग्नेटिक डायपोल का चैप्टर किया था प्लस टू में। मैग्नेटिक डायपोल में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का निकला था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये वही टॉपिक है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के केस में जो कैपिटल एम या बोहर मैग्नेट्रॉन था वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा, फर्स्ट मेंबर है। वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर क्या होगी? तो निकालो, इसमें लाइमन सीरीज है तो ट्रांजिशन करके देखो, वेवलेंथ निकालो।
तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा और सेकेंड मेंबर निकालनी है, तो निकाल लो फॉर्मूला। तो पहले फर्स्ट मेंबर क्या होगा, 2 से 1 होगा, और सेकेंड मेंबर क्या होगा, 3 और 1 होगा। दोनों की लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और इनका रेशियो निकाल लो। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर भी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन है एनर्जी लेवल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर एज शोन, ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू एमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट। क्या होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बिल्कुल क्या होगी, ए डी, बिल्कुल ठीक, 3 और 1, डी, डी की ट्रांजिशन होगी, ए की, ए मतलब ए बोल रहे हो वहां से, नहीं ए तो नहीं होगी, ए ऑप्शन होगी। नंबरिंग देखो ना, वो 4 से 3 पे गिर रहा है, और वो जो आपका डी है वो 3 से 1 पे गिर रहा है। कैलकुलेट करके देख लो। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, एनर्जी गैप से ही आ जाएगा। देख लो क्या आंसर है, देख लो, चेक कर लो। बोलो ऑनलाइन क्या आंसर आना चाहिए। फिर ए होना है, बी पार्ट आएगा। ए ऑप्शन, नहीं सर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसमें ए ही ऑप्शन लिखा हुआ है, एक बार चेक करना प्लीज। वैसे तो 4 और 3 ठीक कह रहे हो, क्योंकि सर 4 और मैक्सिमम एनर्जी गैप था। मैं समझ रहा हूँ, उसमें वेवलेंथ की वैल्यू छोटी आती है उसमें। तो एक बार चेक करना फिर से एक बार प्लीज। हाँ बिल्कुल, तो इसमें वो कह रहा है कि ट्रांजिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो सर वेवलेंथ वो शॉर्ट, मैक्सिमम हो जाएगा एक बार वेरीफाई कर लो प्लीज, एक बार कर लो एक बार। the energy is in and डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगा -1 एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 में एनर्जी का यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का वैल्यू मिनिमम होगा। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस आएगा इन तो ई की वैल्यू वो कह रहे हैं जो फर्स्ट उसमें आ रही है वो कितनी आ रही है, -13.6, यही आ रही है ना, -13.6। फिर 2 पुट करके कितनी आ रही है, -3.4।
नेक्स्ट 3 पुट करके कितनी आ रही है, -1.5, और लास्ट पुट करके क्या आ रही है, -0.85। ये है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं जो कैलकुलेट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट एनर्जी का डिफरेंस। तो हाईएस्ट एनर्जी का डिफरेंस किस में होगा, चेक कर लो, इनका डिफरेंस चेक कर लो। ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये -1.5 और 13.6 का है, और ये देख लो नंबरिंग कितनी है, डिफरेंस देख रहे हैं इसमें। वैसे तो देखो कायदे से साइन देखना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल भी करूं तो मान लो, चलो मैं अगर डी ऑप्शन लेता हूं 1 मिनट के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मेरा यहाँ से यहाँ गिर रहा है, तो -13.6 फाइनल एनर्जी है और ये मेरी इनिशियल एनर्जी है, ठीक। तो उसी तरीके से अगर आप ये लेते हो तो -1.5 -0.85, ठीक, ऐसे ही होगा। तो जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, तो डी ऑप्शन ही मार्क्ड है हर जगह इसमें, तो इसमें ए ऑप्शन ही मार्क करना। नेक्स्ट, तो स्मॉल पार्टिकल है और जिसका मास कितना है, m है, मूव इन सच अ वे दैट पोटेंशियल एनर्जी u की वैल्यू आपको गिवन है। तो एज्यूमिंग बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम, तो बोहर्स मॉडल तो कर ही रहे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू r और n का रिलेशन बताना है अगर एनर्जी उसके इक्वल है। तो वैसे तो एनर्जी तो हमें याद होती है, पर ये कह रहा है एनर्जी इसके इक्वल है पोटेंशियल। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये तो वर्क पर एनर्जी की प्रॉब्लम है। तो पहले जब पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो पहले आप फोर्स निकाल लें, F इज इक्वल टू -du/dr का फॉर्मूला लगा लें और ये फोर्स आएगी। फोर्स नेगेटिव का मतलब होता है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैट्स में अट्रैक्टिव फोर्स है और यही प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल। तो सबसे पहले ये फोर्स है और ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल है। तो जो आपकी फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इसमें बताना है कि आर मेरा एन के साथ कैसे रिलेटेड है। तो एफ आर के प्रोपोर्शनल है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात है। और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा तो एप्लीकेबल है ही, सर्कुलर ऑर्बिट है। एल का फॉर्मूला देखो, एन कहाँ से आता है, एन निकालने का तरीका ही एक है, एंगुलर मोमेंटम। पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर या एन एच बाई 2 पाई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे, v की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो या एक काम करो, आप इस रिलेशन को ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें v की वैल्यू आ गई, इसमें m भी आएगा, वैसे इसमें एक m भी आएगा, चलो नहीं लिया कांस्टेंट है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्योंकि v किसके इक्वल है, r ओमेगा, और इसमें v किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ से r और n का उसने रिलेशन निकाल दिया। तो यहाँ से r मल्टीप्लाई करके r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n से r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ n आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर n निकालने का तरीका ही l है, नहीं तो मैं n निकाल नहीं पाऊंगा। तो मेरे को l का फॉर्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा, NH/2 पाई। तो यहाँ से सॉल्व करके मुझे ये पता लगता है कि वेलोसिटी जो है या जो आपका r है और जो n है वो कैसे रिलेटेड है, ये रहा। और मैं जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा के साथ मर्ज करता हूँ तो फिर मेरे को r और n का एक और r फैक्टर मिलता है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ n है। मतलब ये स्टेप तो करना पड़ेगा आपको, f से निकालना पड़ेगा, पर वैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी भी नहीं इसकी, मेरे ख्याल से वैसे ही आपका आंसर इसमें आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज L। इफ द इलेक्ट्रॉन इज assumed to revolve in a second orbit of hydrogen atom, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इतना डी पता नहीं, इसका आंसर सी है, सी।
तो एंगुलर मोमेंटम एल है और वो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया, तो चेंज क्या है? तो सबसे पहले काम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम सेकेंड ऑर्बिट में होगा क्या? एन एच बाई टू पाई होता है ना? तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में फ़र्क क्या है? ट्वाइस का फ़र्क है। एल आपका क्या हो गया? 2L हो गया, तो चेंज क्या हुआ? 2L में से एल गया एल, 1 से 2 में गया ना, तो एल में तो n इक्वल टू 1 है और 2 में n इक्वल टू 2 है, तो एल से 2L हो गया। एनर्जी ऑफ He प्लस हीलियम प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज व्हाट? तो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू इसमें गिवन है, तो एनर्जी की वैल्यू बतानी है He प्लस के अंदर क्या होगी, तो ये जेड स्क्वायर वाला फॉर्म लगेगा। याद है एनर्जी वैसे -13.6 होती है हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन लाइक में जेड स्क्वायर हो जाती है। तो जेड इसमें क्या पुट करेंगे? हीलियम का 2, तो 2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू भी सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n क्या होता है? 2। ग्राउंड स्टेट्स के बाद फर्स्ट कब आता है? n इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट करोगे तो आंसर कुछ 13.6 माइनस आए। इसका आंसर क्या है? नहीं, n भी 2 है क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो n भी 2 है और z भी 2 है, ऐसे है, दोनों चीजें 2 हैं, इसलिए कट गया। तो पहले n निकालना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर। अब देखो ना, इसमें ना हिट एंड ट्रायल देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से ट्रांजिशन हो रही है। तो ग्राउंड स्टेट तो 13 - 13.6 है, तो जब तुम पहले 2 पुट करोगे फिर 3 पुट करोगे, जब तुम 3 पुट करोगे तो आंसर 1.5 आएगा, और फिर तुम फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो मतलब कि जैसे मान लो -1.5 और 13 पॉइंट डिफरेंस लोगे तो 12.1 आएगा। तो आपको भी क्वेश्चन में गिवन क्या है? आपको डिफरेंस 12.5 गिवन है, तो अंदाजे से 12.1 12.5 के साथ मीन्स अप्रॉक्सीमेट कर लिया, तो ये यानी कि ट्रांजिशन 1 और 3 के बीच में है। और क्योंकि ट्रांजिशन 3 से 1 के बीच में है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस क्या बनेगी? n इंटू n माइनस 1/2 से आंसर आएगा। तो एग्जैक्ट भी नहीं आएगा, बट अंदाजे से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट नहीं आया। देखो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम z इज इक्वल टू 4 जंप फ्रॉम फोर्थ एनर्जी स्टेट टू सेकेंड एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से लेकर सेकेंड तक। एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू व्हाट? तो ये तो चलो फॉर्मूला बेस्ड ही है, z को 4 पुट कर लेना है और हाइड्रोजन लाइक करना, तो यहाँ z स्क्वायर जरूर लगा लेना। तो केमिस्ट्री आप करते हैं ऐसे, z स्क्वायर लगा लेना, अगर हाइड्रोजन होता तो 1 है, नहीं तो z स्क्वायर है। तो फाइनल और इनिशियल, फाइनल आपको पता है, इनिशियल आपको पता है, 2 और 4 पुट करके आंसर आएगा, एनर्जी रिलीज की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट,
photon is emitted in transition from n is equal to 4 to n is equal to 1 level, corresponding wavelength in transition क्या होगी? तो कर लो फोटोन ट्रांजिट, तो इसमें हाइड्रोजन एटम लेके कंसिडर करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है, तो 1 और 4 की ट्रांजिशन है और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, 1 बाय लैम्डा की फॉर्मूला लगा लेना चाहे तो भी आंसर आएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ सेम आंसर है। एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज एज शोन इन द फिगर, तो एनर्जी लेवल्स आपको ये डायग्राम में दे रहा है। विच ऑन ऑफ वन ऑफ दीज ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 124.1 नैनोमीटर। माइनस कर करके देखना पड़ेगा इसमें, देखो ना इसमें एनर्जीज आपको गिवन है, अच्छा वो ऊपर से वेवलेंथ भी दे रहे हैं, तो वेवलेंथ भी निकाल निकाल के देखनी पड़ेगी। करो जरा ट्राई। क्वेश्चन है कि द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम इज एज शोन, तो इसमें ट्रांजिशन बतानी है। देखो ना मैंने बोला ना आपको माइनस कर करके देखना पड़ेगा। देखो पहले उसने 2.2 और 0 मतलब बी एनर्जीज ली, कितनी वैल्यूज के बने, ये 0 है, 2.2 और 0, 5.20, 10 और 0, तो ट्रांजिशन कर करके दिखा रहा है ना, तो इसका एनर्जी का डिफरेंस पता है, इसका एनर्जी का डिफरेंस पता है, इसका एनर्जी का डिफरेंस पता है और इसका एनर्जी का डिफरेंस पता है। 4 केस बना लिए उसने, तो सबका फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल फाइनल इनिशियल करके एनर्जी का डिफरेंस ले लिया और इस एनर्जी के डिफरेंस को एच सी बाय लैम्डा से कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और जिसके साथ मैच कर रही है वो आंसर मार दिया। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला आपको याद है, आप लैम्डा की वैल्यू लगा लो और एन की वैल्यू निकाल लो, तो भी कोई बात नहीं, सही है। पर एन की वैल्यू रखोगे क्या, तो चेंज हो रही है, ये लो एन आई एन एफ तो चेंज हो जा रहा है, फिर दो दो घुमा घुमा के देखिए एक ही बात है। हाँ ठीक है, हिट एंड टेल तो करना ही पड़ेगा, जैसे 1 और 3 करना पड़ेगा, 2 और 3 करना पड़ेगा, एक ही बात। उल्टा वो ज़्यादा आसान है, उल्टा चलेगा। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर 7th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन, कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिट क्या है, तो हमने ये शॉर्टकट किया था। जो स्पीड होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो 1 बाय एन के प्रोपोर्शनल है, जेड तो मानी है, तो 1 बाय एन के प्रोपोर्शनल है, तो आपको 2 एन की वैल्यूज गिवन है, तो वहाँ से एक स्पीड भी पता है और दूसरी स्पीड आ जाएगी ऑर्बिट में, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, ठीक। आर का भी फॉर्मूला एन के साथ याद होना चाहिए, स्पीड का भी याद होना चाहिए, टाइम पीरियड का भी याद होना चाहिए, 3 में लिखवाए थे आपको उस थ्योरी करते हुए। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर्स एटम इज आर, रेडियस ऑफ 3rd ऑर्बिट विल बी इक्वल टू व्हाट। अब देखो, अब वो कह रहे हैं, अब तो रेडियस और एन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रेडियस और एन का फॉर्मूला क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर था, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो लगा लेना एन स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, आंसर ठीक है। यहां तक नेक्स्ट,
हाँ एन एच बाई टू पाई, इससे आसान क्वेश्चन तो शायद बनेगा भी नहीं। एन एच बाई टू पाई कुछ भी नहीं है, क्या क्वेश्चन बनाया है। ये भी क्वेश्चन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डेरिवेशन की थी हमने। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालो और एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन निकालो, तो सीधा इसका बी ऑप्शन है, ये ऐसे याद करना पड़ेगा, माइनस ई एल बाई टू एम। क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है, तो आपको एन की वैल्यू बतानी है। ये तो मतलब बिल्कुल ही वन बाय लैम्डा का फॉर्मूला ही पुट करना है। तो वन बाय लैम्डा के फॉर्मूले में एन से वन तक स्टेट हो रही है, तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करना है, क्लियर है यहाँ तक। तो वन बाय लैम्डा के फॉर्मूले में एन की वैल्यू वन और एन पुट करके आंसर आएगा। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन्स प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट लेवल और हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू दी फर्स्ट परमिटेड लेवल। सेकेंड से लेके फर्स्ट का, हाईएस्ट से लेके फर्स्ट का, तो दो केस बनेंगे। तो पहले 2 और 1 का तो एनर्जी का लेवल पता ही है आपको क्या है, 10.2 वैसे भी याद ही होती है वैल्यू 10.2। फिर दूसरा क्या है, हाईएस्ट तो इन्फिनिटी है और तो कोई तरीका ही नहीं है, इन्फिनिटी से लेके 1 का तो वो भी पता है 13.6 होती है, इसकी रेशियो निकाल लेना आंसर। ठीक है, तो हाईएस्ट में इन्फिनिटी से 1 गिरना है और लोएस्ट में 2 से 1, इनकी रेशियो आ गई। तो क्वेश्चन है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन के पी ई आर काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल। तो इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन टू हायर लेवल, तो क्या होगा जब हायर लेवल पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन नीचे गिर के एनर्जी को कम करता है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो टोटल भी जो है बढ़ेगी। टोटल और पोटेंशियल तो आपस में रिलेटेड वैसे ही चल रहे हैं ना, तो इसका आंसर मार्क कर लेना, बी ऑप्शन आना चाहिए। रेशियो फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in third orbit of helium plus to the speed of electron in third orbit of hydrogen atom will be equal to what। तो स्पीड अभी हमने किया, अभी n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऊपर z भी आता है, तो z बाई n के प्रोपोर्शनल है। तो हीलियम के लिए z 2 है और n 3 है, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन के लिए z 1 है और n तो 3 है, तो डिवाइड करके वेलोसिटी की रेशियो आ जाएगी। ठीक,
क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ व्हाट. तो एंगुलर मोमेंटम कैसे इंक्रीज होगा ये बताना है. तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, इसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, 10.2 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. तो एंगुलर मोमेंटम कैसे इंक्रीज होगा. अब इसमें क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पर अगर जाते हैं तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है. यानी कि मुझे ये पता लग गया ट्रांजिशन 1 और 2 की ट्रांजिशन है. 10.2 तो आपने याद पता ही है, 10.2 दो ट्रांजिशन हैं. तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो L का फॉर्मूला h/NH/2 पाई में n इज इक्वल टू 1 है, और जब n की वैल्यू 2 है तो 2NH/2 पाई. तो L की रेशियो आ गई. चेंज कितना आया, फाइनल L माइनस इनिशियल L. तो आपको चेंज निकालना है h/2 पाई. चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना है, h पता है, 2 पाई पता है आंसर. मैं पहले तुमसे n निकलवा लिया, फिर तुमसे L निकलवा लिया NH/2 पाई से, फिर दोनों का डिफरेंस निकलवा लिया. थ्योरी का है. नेक्स्ट particular hydrogen like ion emits radiation of frequency given when it makes a transition from n is equal to 3 to n is equal to 1. तो हाइड्रोजन लाइक है तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ट्रांजिशन पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड 2 और 1 के बीच में क्या होगी. तो इसमें 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला लगा लेना और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लगा लेना. तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है. पहले ट्रांजिशन 1 और 3 की हुई है, फिर ट्रांजिशन 2 और 1 की हुई है. पहले केस में फ्रीक्वेंसी f है, दूसरे केस में f डैश है. दोनों को डिवाइड करके आंसर, f तो पता ही है वो क्या है, 1 बाय लैम्डा की जगह f यूज कर दिया, बाकी तो सेम ही है. फ्री इलेक्ट्रॉन of 2.6 electron volt energy collide with hydrogen plus ion. This result in the formation of hydrogen atom in first excited state and photon is released. Find frequency of emitted photon. तो टक्कर हो गई, टक्कर होके दोनों चिपक गए और एक नया एटम बन गया हाइड्रोजन. ऐसा कुछ हुआ. तो यही क्वेश्चन है. फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, और वो H प्लस के साथ टक्कर मारता है, इससे हाइड्रोजन एटम निकल आता है इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और फिर फोटोन को रिलीज कर देता है. आपको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एनर्जी रिलीज क्या होगी. तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि देखो जो आपके पास टोटल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास वो 2.6 थी, शुरू यहाँ से हुआ था. 2.6 का इलेक्ट्रॉन आता है, हाइड्रोजन एटम को बनाता है और साथ में फोटोन को रिलीज करता है. फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, और हाइड्रोजन एटम की क्या होती है, -13.2. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर. एनर्जी लॉस तो हुआ नहीं ना, जो भी एनर्जी आई कुछ हाइड्रोजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चली गई और कुछ फोटोन को मिल गई. फोटोन को कितनी मिली, एच न्यू. तो यहाँ से सोल्व करके क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, यहाँ तक लॉजिक समझ में आ रही है कि कैसे करना है इसमें.
रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 से 2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन अ गोल्ड सरफेस टू जनरेट अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 से 2 की ट्रांजिशन होती है और फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। और कह रहा है एज्यूम दैट रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ, रेडियस की वैल्यू इसमें गिवन है, वर्क फंक्शन निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड ड्यूल नेचर। तो पहले एक काम करो, ट्रांजिशन करवा के पहले एनर्जी निकालते हैं। ट्रांजिशन से एनर्जी निकलेगी कितनी, 2 और 3 के बीच में इतनी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, इट विल मूव इन अ सर्कल। सर्कल में रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से पी स्क्वायर बाई 2m, पी की वैल्यू बी क्यू आर बाई स्क्वायर बाई 2m, ये हमने किया था उसमें ड्यूल नेचर के अंदर, ये काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। तो निकाल लेना काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपके पास है ना, जो वर्क फंक्शन होता है क्या होता है, फोटोन की एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो आपने निकाल ली यहाँ से, और आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें फोटोन की एनर्जी निकाल। अब फोटोन की एनर्जी कहाँ से निकलेगी, ट्रांजिशन से। तो यहाँ से सॉल्व करके जो एनर्जी निकली वो फोटोन की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली, सॉल्व करके क्या आएगा, वर्क फंक्शन आएगा, ये वैल्यू आएगी। और लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अप्रोचिंग द प्रोटोन विद एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The proton captures the electron and forms hydrogen atom in second excited state. The resulting photon is incident on a photosensitive metal of threshold frequency 4000. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर कंबाइन कर दिया इसने। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये तो ड्यूल नेचर का है। ये वाला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर रहा है, अप्रोच करता है विद एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रोटॉन कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन, मिल जाते हैं और एक हाइड्रोजन एटम बनता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। फिर शुरू करते हैं अपना वही कॉन्सेप्ट जो भी किया था। इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता ही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी है, 1.51 है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको ऐसे कर लें, टोटल एनर्जी कितनी थी मेरे पास, 3 थी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या थी, टक्कर से पहले 3 थी। और फिर क्या हुआ, फिर फोटोन निकला, फोटोन की एनर्जी क्या है, hc बाई लैम्डा, और बाकी जो एनर्जी है वो प्रोटोन, वो जो एनर्जी है वो किसके पास है, एक हाइड्रोजन बना सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, -1.51। तो एक काम करते हैं, -1.51 एनर्जी कंजर्वेशन अभी किया था हमने, वो दोनों मिल गए, और एनर्जी कंजर्वेशन कि टोटल ये एनर्जी में से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और कुछ क्या ले गया इसमें, फोटोन ले गया। अब फोटोन की एनर्जी मुझे पता लग गई इतनी है। अब ड्यूल नेचर स्टार्ट हो गया। ड्यूल नेचर क्या है, फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस कर दो तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन गिवन है, हाँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। तो यानी कि फोटोन की एनर्जी यहाँ से आएगी, वर्क फंक्शन निकाल लेंगे, माइनस करके जो आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी।